माई सेल्फ युशोका, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कि किस प्रकार से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में कि किस प्रकार से O2 एंड CO2 का कितना परसेंट कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट हम मेनली दो गैसेस का यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें सिर्फ दो गैसेस के बारे में स्टडी करनी है। फर्स्ट है CO2 एंड सेकंड है O2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के बारे में कि ऑक्सीजन किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है उसका हमारी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, तो जो फर्स्ट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ऑक्सीजन का किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट है प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। एक तो होता है प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड है हमारा ट्रांसपोर्ट एज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एक कॉम्प्लेक्स मिलके उसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा डिसॉल्व होता है, यानी जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है, देन उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वो कितना परसेंट होता है, वो होता है 1 से 3%। 1 से 3% ऑक्सीजन। बात ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है कि 1 से 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व होके प्लाज्मा के अंदर फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये तो हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 1 से 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है, देन उसका ट्रांसपोर्ट हो पाता है। सेकेंड हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मीन समझते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों बाइंड्स होके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, देन ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर मेनली 97 से 99%। कितना, 97 से 99% ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होके हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमने बात कर ली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में कि किस प्रकार से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो मेनली दो टाइप से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट है, जो फर्स्ट फॉर्म है ट्रांसपोर्ट की वो है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, यानी जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो पाती है 1 से 3%, फिर ये ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर। फिर जो 97 है 99% पार्ट है ऑक्सीजन का, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है, अटैच होती है, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाती है, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देन ये ट्रांसपोर्ट हो पाती है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हीमोग्लोबिन का मीन्स क्या है। तो हीमोग्लोबिन हम किसे कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन मेड विद हीमोग्लोबिन मेड 2 पार्ट्स, हीमोग्लोबिन मेड अप 2 पार्ट्स, हीमोग्लोबिन मेड अप विद 2 पार्ट्स। तो हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बनता है, हीमोग्लोबिन है वो 2 पार्ट से बनता है। फर्स्ट है उसको हम कहते हैं प्रोटीन। जो फर्स्ट पार्ट है हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलके बना होता है। फर्स्ट है प्रोटीन, प्रोटीन को हम कहते हैं, प्रोटीन को जो है उसको हम कहते हैं ग्लोबुल।
प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लोबिन। जो सेकंड पार्ट है उसको हम कहेंगे आयरन। आयरन Fe, आयरन इसके अंदर हीमोग्लोबिन में कंटेन रहता है, तो आयरन को हम कहेंगे हीम पार्ट। आयरन को हम क्या कहते हैं? हीम पार्ट। इसलिए इन दोनों को मिला के हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है प्रोटीन, प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लोबिन। सेकंड पार्ट है आयरन, आयरन को हम कहते हैं हीम पार्ट। तो इस जो आयरन है इसके अंदर पायरोल रिंग पाई जाती है। पायरोल रिंग और आयरन के अंदर पायरोल रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पायरोल रिंग। एंड इस पायरोल रिंग के अंदर इस पायरोल के रिंग यानी आयरन है, इस जो आयरन रिंग है उसके अंदर पायरोल रिंग पाई जाती है, पायरोल रिंग। तो कितनी रिंग पाई जाएगी? 4 पायरोल रिंग। 4 पायरोल रिंग। इसके अंदर 4 पायरोल रिंग पाई जाएगी और एक आयरन के अंदर 4 पायरोल रिंग पाई जाती है। एंड ईच पायरोल रिंग यानी एक पायरोल रिंग अटैच 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, प्रोटीन एंड आयरन। प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं ग्लोबिन, आयरन पार्ट को हम कहते हैं हीम पार्ट। इस आयरन ये जो पार्ट है इसके अंदर चार पायरोल रिंग पाई जाती है एंड ईच पायरोल रिंग अटैच विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो 4 पायरोल रिंग के अंदर कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होंगे? बाइंड होंगे 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड होती है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये डेटा आपको ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर अटैच होगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 1.34 ml क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 1.3 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एंड अपन बात करें 100 ml ब्लड के अंदर, अगर हम बात करें 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा? तो 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम बात करें, ये डेटा आपको ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम के अंदर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 1.34 ml 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। एंड हम बात करें कि 100 ml ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है? तो 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ये डेटा आपको ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 1.34 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है एंड 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो ये हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा के अंदर तो कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है? 1 से 3%। एंड ये परसेंट आपको ध्यान में रखना है। एंड जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसके अंदर कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है? 97% से 99%। मेनली ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमने बात कर ली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में कि किस प्रकार से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में हमने स्टडी करी। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में। तो 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 3.74 ml ऑफ CO2।
यानी जब हम बात करें 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, 3.74 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड के अंदर 3.74 ml CO2 प्रेजेंट होता है, तो एंड उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट करता है 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 3.74 ml ऑफ CO2। अब हम बात करें कि ट्रांसपोर्ट कितने फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो CO2 के भी दो फॉर्म थे, इसके भी दो फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है प्लाज्मा, फर्स्ट हो गया प्लाज्मा, देन है आरबीसी, जो बी है वो है आरबीसी, थ्रू आरबीसी। ट्रांसपोर्ट CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप से होता है, फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है थ्रू आरबीसी। तो प्लाज्मा के अंदर जो 7% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट हो पाता है, जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर CO2, हम फर्स्ट बात कर रहे हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा के अंदर किस टाइप से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, तो हेडिंग लगाएंगे आप प्लाज्मा के थ्रू CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस टाइप से हो पाता है। तो फर्स्ट है प्लाज्मा, तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O वाटर की रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है किसके अंडर में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम्स के प्रेजेंस में CO2 और वाटर की रिएक्शन होती है, एंड इसके अंदर जिंक की प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में CO2 और H2O की रिएक्शन होती है, इससे फॉर्म होती है कार्बोनिक एसिड। तो मेनली प्लाज्मा के अंदर CO2 प्लस वाटर, मेनली प्लाज्मा जो है उसके अंदर 7% ऑफ CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड जिंक की प्रेजेंस में, एंड फॉर्म होती है कार्बोनिक एसिड। तो जो कार्बोनिक एसिड है वो 7% CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ये हो गई हमारी प्लाज्मा की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं थ्रू आरबीसी। क्या आरबीसी है, आरबीसी के अंदर किस प्रकार से CO2 का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। अब हमने प्लाज्मा के बारे में स्टडी कर ली कि CO2 7% प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पाता है कार्बोनिक एसिड के हेल्प से। अब हम बात करते हैं जो है वो है आरबीसी, थ्रू आरबीसी। आरबीसी में किस प्रकार से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो आरबीसी के अंदर कितना परसेंट CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, आरबीसी के अंदर जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है 70%। 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के अंदर 70% CO2 ट्रांसपोर्ट हो पाता है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये हमने आरबीसी बनाई, यहाँ पे हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट है। इस प्लाज्मा के थ्रू CO2 हमारे आरबीसी के अंदर आता है, यहाँ पे CO2 प्लस H2O की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड जिंक। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है या फिर ये जो CO2 है वो H2O से रिएक्शन हो पाती है एंड फॉर्म करती है कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। ये जो एक बात ध्यान रखना, CO2 आता है प्लाज्मा से, कहाँ पे, आरबीसी के अंदर। यहाँ पे रिएक्शन आरबीसी में जो होती है वो बाइंड होता है CO2 प्लस H2 एंड फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड है वो टूटता है दो पार्ट्स के अंदर। वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, दो पार्ट्स के अंदर, H प्लस एंड HCO3 बाइकार्बोनेट। ये जो बाइकार्बोनेट है वो प्लाज्मा के अंदर रिलीज आउट होता है। ये जो बाइकार्बोनेट है HCO3 ये प्लाज्मा के अंदर आता है, ये आरबीसी से बाहर निकलता है एंड कहां पे आता है, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर आते ही प्लाज्मा से क्लोराइड अंदर जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्लोराइड कहां से कहां जाता है। क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाता है। ये जो CO2 और H2O की जो रिएक्शन है वो होती है आरबीसी के अंदर एंड क्या फॉर्म होता है, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड डिवाइड होता है दो पार्ट्स के अंदर, H प्लस एंड HCO3।
ये जो HCO3 है बाइकार्बोनेट, ये बाहर आता है, आरबीसी से बाहर आता है, प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। एंड ये जब बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के अंदर आता है तो इसको इसको ये जो HCO3 है ये कहां पे आता है, प्लाज्मा के अंदर। तो इसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर क्लोराइड शिफ्ट होता है। तो क्लोराइड, ये जो क्लोराइड है वो कहां मूव करता है, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। या फिर हम इसको हैम्बर्गर्स शिफ्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर शिफ्ट। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या है, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर शिफ्ट। ये क्लोराइड शिफ्ट कहां से कहां होता है, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक बैरियर प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं बाइकार्बोनेट प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट प्रोटीन, जो कि HCO3 को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है ये इनपर्मिएबल होती है फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। ये सोडियम एंड पोटेशियम को अंदर नहीं आने देती आरबीसी की मेम्ब्रेन। तो ये सोडियम एंड पोटेशियम प्लाज्मा में ही प्रेजेंट रहते हैं। ये जब HCO3 बाहर आता है प्लाज्मा के अंदर तो ये सोडियम और क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एंड फॉर्म कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये फॉर्म करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 या फिर KHCO3। ये फॉर्म करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इस प्रकार से 70% एज बाइकार्बोनेट, 70% बाइकार्बोनेट की हेल्प से CO2 का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये हमने स्टडी की ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में। फर्स्ट हमने कहा कि 7% है वो CO2 प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट, 70% ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट की हेल्प के द्वारा 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर। ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में। अब हमने बात की कि 70% एंड 7%। अब जो 20 या फिर 23% है उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है बाय द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्ब हीमोग्लोबिन। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। जो थर्ड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब हीमोग्लोबिन। दो पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी कर ली, प्लाज्मा के थ्रू, सेकेंड है आरबीसी के थ्रू, थर्ड है कार्ब हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सीजन है वो अमीनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन के साइड बाइंड होता है, रिएक्शन करता है अमीनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है कौन, CO2, एंड देन फॉर्म करता है कार्ब हीमोग्लोबिन। क्या फॉर्म करता है, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। क्या फॉर्म करता है, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। तो ये जो कार्बिनो हीमोग्लोबिन है वो 20 से 23% CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। कार्ब हीमोग्लोबिन 20 से 23% ऑफ CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी की। फर्स्ट हमने बात की ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के बारे में, सेकंड हमने बात की ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्लाज्मा हम बात करें, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का वो कितना परसेंट होता है, 1 से 3%। जबकि जो आरबीसी के थ्रू होता है या फिर हम बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाता है, 97 से 99%। अब हाँ, ये हो गई ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के बारे में। बस इस लेक्चर के दौरान आपको ये वैल्यूज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपने बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो प्लाज्मा के थ्रू तो होता है प्लाज्मा के थ्रू CO2 का कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है, 7%। एंड जब हम बात करें
आरबीसी के थ्रू, आरबीसी या फिर कार्बन या फिर हम बात करें बाइकार्बोनेट, आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। बाइकार्बोनेट के थ्रू कितना परसेंट, 70%। जो बचा हुआ जो परसेंट है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, कार्ब हीमोग्लोबिन, कार्बिनो हीमोग्लोबिन, कार्बिनो हीमोग्लोबिन कितना परसेंट होता है ट्रांसपोर्ट, 20 से 23%। आपको ये वैल्यूज ध्यान में रखनी है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कितना परसेंट किसके अंदर होता है, कितना परसेंट किसके अंदर होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको सिर्फ ये वैल्यूज ध्यान में रखनी है इस लेक्चर के दौरान, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम था हमारा पूरा का पूरा, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है, यदि आपका कोई इसका पार्ट छूट गया है तो चैनल के वीडियोस में आपको इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कवर हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। टेक केयर, बाय बाय।